Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava and this is my YouTube channel Adarsh Alia. This is the series in my immune system series. This is the lecture number 13 जिसमें हम देखने जा रहे हैं टी सेल रिसेप्टर्स के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हम टी सेल के बारे में देख चुके हैं, टी सेल के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल के फंक्शंस, टी सेल का स्ट्रक्चर, उनका डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन। अब जब हम डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन देख रहे थे तब हमने देखा था कि टी सेल्स आर द सेल्स which are responsible for very important, which play very important role in adaptive immune system along with the lymphocytes। ये प्रोड्यूस होते हैं हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स में, बोन मैरो के जो हेमोपोएटिक सेल्स दो तरह के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, माइलॉइड सेल्स ग्रुप, प्रोजेनिटर जो होते हैं आरबीसी, जो ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके लिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, सबके लिए, और लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स दे प्रोड्यूस द लिम्फोसाइट्स जो अडाप्टिव इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये तीन तरह के होते हैं, एनके सेल्स, ये तीन तरह के सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। ये सब हम देख चुके हैं। नेचुरल किलर सेल्स ये इनेट इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी के लिए। और दूसरे सेल्स हैं बी सेल्स जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इम्यून सिस्टम का पार्ट है टी सेल्स या थाइमस सेल्स, जो प्रोड्यूस तो होते हैं बोन मैरो में, बट उसके बाद ये माइग्रेट करते हैं थाइमस ग्लैंड में, थोरेसिक रीजन में, डोर्सल टू हार्ट, इन बिटवीन द लंग्स इनका रफली प्रोजेक्शन होता है। ये बाइलोब स्ट्रक्चर है जहाँ पे इनका मैच्योरेशन होता है। और मैच्योरेशन तो यहाँ पे ये प्रोजेनिटर सेल्स हैं जो थाइमस में थाइमॉक्सिन जो हार्मोन है उसमें जो केमिकल्स हैं वो इंस्टिगेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं the development of T cells into the different stages which we have seen। इनमें डबल नेगेटिव अभी तक इनमें कोई भी CD4 या CD8, चूंकि जो जो सरफेस प्रोटीन्स हैं जिनकी वजह से ये टी सेल्स एंटीजन से बाइंड करने के लिए डेवलप होते हैं, वो जब तक डेवलप नहीं होते हैं तो धीरे धीरे जब ये प्रोजेनिटर लिम्फोसाइट्स आते हैं तो इनमें बहुत सारे सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस प्रोटीन्स, फिर TCRs, that is the T cell receptors। वो receptors are very important receptors comprising of the multiple polypeptide chain जो एंटीजन के मॉलिक्यूल्स जिनको एमएचसी मॉलिक्यूल्स कहते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं, एक्टिवेट होते हैं और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को कैरी ऑन करते हैं। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। ये भी हम देख चुके हैं कि ये जो सेल्स जिनमें ना CD4 डेवलप हुआ है ना CD8 डेवलप हुआ है उनको हम डबल नेगेटिव सेल्स कहते हैं। ये डबल नेगेटिव सेल्स के DN1, DN2, DN3 स्टेज पर जब तक सेल डेवलप होते हैं तो ये प्री TCR कहलाते हैं, प्रिकर्सर TCR, सॉरी प्रिकर्सर टी सेल। अब इस स्टेज में ही TCR का या टी सेल रिसेप्टर्स का डेवलपमेंट, TCR टी सेल रिसेप्टर्स का डेवलपमेंट यहाँ पे शुरू हो जाता है। These TCR playing very important role, rather जब तक TCR डेवलप नहीं करेंगे तब तक इम्यून एक्टिविटी टी सेल्स नहीं शो कर सकते हैं। और TCR के डेवलपमेंट के साथ साथ को रिसेप्टर्स, सर्टेन को रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स जिनको हम CD3 कहते हैं, CD3, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा है, इसलिए मैं कहूँगी कि हमेशा आप आगे का वीडियो देखने के पहले पीछे के वीडियो सीरीज में देखिए तो समझने में आसानी होगी। TCR का डेवलपमेंट होता है, TCR आर इक्विवेलेंट टू द BCR और B सेल रिसेप्टर्स जो एंटीबॉडीज को बनाते हैं उनके जैसे ही होते हैं, बट बेसिक डिफरेंसेस इन दोनों में होते हैं, हम आगे देखेंगे। तो ये TCR डेवलप होते हैं। TCR अकेले सक्षम नहीं होते हैं, कैपेबल नहीं होते हैं कि वो सिग्नल ट्रांसडक्शन कर सकें। सिग्नल ट्रांसडक्शन वर्ड अब आपको बहुत ज्यादा याद हो चुका होगा। BCR के एक्टिवेशन के समय भी हमने देखा था, जब तक सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं होगा, यहाँ पर ये जो BCR हो या
TCR हो, इनका जो साइटोप्लाज्मिक टेल वाला रीजन है, इस रीजन को से ही मैसेज जाता है टू द न्यूक्लियस। यहाँ ये सेल अगर है, सेल का रिसेप्टर है सरफेस पर है, तो ये सेल के न्यूक्लियस तक पहुंचना होगा, जहाँ पर क्रोमोसोम्स हैं। इन क्रोमोसोम्स को एक्टिवेट करना होगा, स्टिमुलेट करना होगा, फॉर प्रोड्यूसिंग सिग्नल ट्रांसडक्शन करना होगा, सिग्नलिंग करनी होगी, ताकि ये कॉम्बिनेशन के लिए जो एसेंशियल और बाकी की जो एक्टिविटीज हैं, जिसको हम एक्टिवेशन में देखेंगे, वो कर सकें। तो TCR के साथ एक चीज ये यहाँ ये जानना जरूरी है कि TCR अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। TCR का स्ट्रक्चर हम अभी देखेंगे, तो इसलिए इनके साथ CD4, CD8 और भी बहुत सारे CD ग्रुप के प्रोटीन्स डेवलप होते हैं। CD25 है, B7 है, CD80 है, CD19 है, CD21 है। पिछले वीडियोस को आप देखते हुए आइए। पर CD3 एक अनदर बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, सरफेस मॉलिक्यूल है, या इसको अडाप्टर प्रोटीन भी कहते हैं, इसको प्रोमोटर प्रोटीन भी कहते हैं, एक्टिवेटर प्रोटीन भी कहते हैं, जो TCR के साथ मिल करके TCR CD3 कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है TCR की फंक्शनिंग में। तो दिस इज द वेरी शॉर्ट, जिसको हम कहते हैं जिस्ट, व्हाट वी आर गोइंग टू सी। अब ये है एक TCR का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर अगर हम इस स्लाइड में हम जिस्ट जो हम बता दे रहे हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं जो हम देखने जा रहे हैं, तो ये हो गया है एक TCR का स्ट्रक्चर। ये बना हुआ होता है हेटेरोडाइमर का, और इसका कंपैरिजन ये है आपका BCR या एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा था दो लाइट चेन है और दो हेवी चेन है। तो काफी कुछ रिजेम्बलेंसेस हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, पर काफी कुछ डिफरेंसेस भी हैं, जिसमें सबसे पहला डिफरेंस ये है कि BCR या एंटीबॉडी जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन, वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो ये एंटीबॉडी बनाते हैं, उनका जो ये हाफ पार्ट, जो ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है, जो रेड से मैंने घेरा हुआ है, दैट इज IGF-AB फ्रैगमेंट। ये एंटीबॉडी का बस यही एक फ्रैक्शन बेसिकली एक TCR का स्ट्रक्चर है। ये जो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये यहाँ पे ये जो ऑरेंज स्ट्रक्चर है, ये यहाँ का जो ऑरेंज है, दिस इज समवॉट डिफरेंट। ये हम इसके बाद देखेंगे कि बस यही पोर्शन, दिस इज द लाइट चेन। जो लाइट चेन एंटीबॉडी का है, ये बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होता है TCR में। सिर्फ ये हेवी चेन का भी फ्रैक्शन, AB फ्रैक्शनलाइजेशन पोर्शन जो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन का या एंटीबॉडी का, वही बनाता है एक TCR, और जो FC पोर्शन है ये भी नहीं प्रेजेंट होता है। तो डोमेन स्ट्रक्चर IG जीन सुपर फैमिली का ये भी है। डोमेन स्ट्रक्चर लिटरली एंटीबॉडी भी IG जीन सुपर फैमिली का है, और ये भी TCR एक TCR मॉलिक्यूल भी है। बट दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें TCR में हेवी चेन का ही बना होता है, और एंटीबॉडी का जो FAB पोर्शन है उतना ही का बना होता है, कोई FC पोर्शन नहीं होता है। ये मोनोवेलेंट होते हैं, नो अल्टरनेटिव कांस्टेंट रीजन्स इनमें होते हैं, जैसे उनमें हम लोग पहले देखे थे। बहुत सारे कांस्टेंट रीजन्स हैं अल्टरनेटिव, यहाँ पे कोई बस एक कांस्टेंट रीजन है, एक वेरिएबल रीजन है, एक कांस्टेंट रीजन है, और ये हेटेरोडाइमर है। ये मोनोवेलेंट है बट हेटेरोडाइमर है। सो एंड नाउ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू आर, दैट इज इसको हम BCR भी यहाँ पे हम समझ लें, BCR या इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी, और दिस इज द TCR। इसके बेसिक डिफरेंसेस में आगे मैंने पूरी एक स्लाइड में डिफरेंसेस दिया है, बस हम यहाँ पे डिस्कस करते चले जा रहे हैं। पहला डिफरेंस ये हो गया कि इसमें BCR में या एंटीबॉडी में 4 चेन होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक हेवी चेन होता है, जो हेटेरोडाइमर का बना हुआ होता है, अल्फा और बीटा। यहाँ पे ये अल्फा चेन है, ये एक मोनोमर हो गया, ये एक मोनोमर हुआ, और 2 मोनोमर बनाते हैं, इसलिए ये हेटेरोडाइमर है। उसके बाद हेटेरोडाइमरिक चेन्स आर डाइसल्फाइड बॉन्डेड, दैट वी विल सी। यहाँ पे दिस इज द डाइसल्फाइड बॉन्डेड। ये तो डाइसल्फाइड बॉन्ड हमने BCR में भी देखा था, वो यहाँ पर भी है, बट एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है बिटवीन द
the two monomers of a single TCR. और उसके बाद then another difference is, पहला difference ये हो गया कि FAB का बना होता है, no heavy chain है. दूसरा बहुत important difference है between BCR and TCR या antibody and TCR are that TCR never secreted. TCR they are strictly intramembranous. ये हमेशा मेम्ब्रेन से सट करके, टी सेल के मेम्ब्रेन में इनका एक पोर्शन एम्बेडेड रहता है. they are membrane bound structures always. जबकि हम देख के आ रहे हैं कि BCR मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, बट इसके फ्रैक्शंस एंटीबॉडी की तरह रिलीज होते हैं, सीक्रेट भी होते हैं. तो ये सॉरी मेम्ब्रेन बाउंड भी होते हैं और सीक्रेट भी होते हैं, जो ब्लड में आकर के रिलीज होकर के किल करते हैं एंटीजेंस को. बट TCRs आर नेवर सीक्रेटेड. तो पहला डिफरेंस हो गया चेन में, दूसरा डिफरेंस हो गया दे आर नेवर सीक्रेटरी, और तीसरा डिफरेंस जो है BCRs या एंटीबॉडीज दे मे और मे नॉट बी MHC रिस्ट्रिक्टेड. ये MHC रिस्ट्रिक्टेड, ये टॉल सेल रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं कभी कभी, और ये डायरेक्ट किलिंग भी करते हैं, फेगोसिटाइज भी करते हैं एंटीजेंस को. बट TCRs दे आर ऑलवेज MHC रिस्ट्रिक्टेड. जब तक एंटीजन पर जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, MHC1 एंड MHC2 कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब हम देखते हुए आ रहे हैं. उनके दो ग्रुप टाइप होते हैं मुख्य रूप से, जो सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं एंटीजन के, जिनसे बाइंड करता है टी सेल विद द हेल्प ऑफ द TCR CD3 कॉम्प्लेक्स एंड CD4 CD8 मॉलिक्यूल्स. ये हम इसके बाद देखेंगे एक्टिवेशन में डिटेल्स में. तो तीसरा डिफरेंस ये है कि TCR दे आर ऑलवेज MHC रिस्ट्रिक्टेड, जबकि BCR एंड एंटीबॉडीज मे और मे नॉट बी MHC रिस्ट्रिक्टेड. heterodimeric disulfide bond, very short intracytoplasmic tail. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक टेल जो है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोसोल में दिस रीजन, ये सिर्फ 3 सीरीन अमाइनो एसिड्स के 3 रेसिड्यूज के बने हुए होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं, जिनकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं है. TCR के सिस्टमेटिक साइटोसोल वाला रीजन सक्षम नहीं है ट्रांसडक्शन सिग्नल ट्रांसडक्शन करने के लिए. सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं होगा तो ये न्यूक्लियस तक मैसेज नहीं पहुंचेगा, और यहाँ का जो क्रोमोसोम है वो एक्टिवेट नहीं होगा, जीन्स नहीं प्रोड्यूस होंगे, जो जीन्स जा करके एक्टिवेट करेंगे टी सेल को टू अटैच और कंबाइन विद द एंटीजेंस. तो पहला डिफरेंस चेन का हो गया, दूसरा डिफरेंस सिक्रीशन का हो गया, तीसरा डिफरेंस MHC बाउंड एंड MHC नॉट बाउंड हो गया, और चौथा बेसिक डिफरेंस है ये, जैसे हम देख करके आ रहे हैं, क्रॉस लिंकिंग होती है BCR में. यहाँ भी एंटीजन अटैच हो सकता है, यहाँ भी एंटीजन अटैच हो सकता है, जबकि TCR में सिर्फ ये एक सरफेस है. दोनों जो मोनोमर हैं एक TCR के, ये मिल करके एक एंटीजन फ्रैगमेंट को ही बाइंड करते हैं. सो देयर इज अ सिंगल binding surface in TCR, whereas it may be double in BCR और antibody. तो ये डिफरेंस हो गया. कुछ और चीजें जो हम अभी so these are the basic differences. अच्छा है, अब स्ट्रक्चर के का डिफरेंशिएशन, इसको हम देखने के पहले कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लें. दे आर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स इन ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन. यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव बना हुआ है. तो ये जो हम आगे तो देखेंगे, बट यहाँ पर भी मेंशन कर देना जरूरी है कि हर एक एग्जैक्टली एंटीबॉडी या BCR की तरह ही एक TCR 3 इंपॉर्टेंट भागों में बटा हुआ होता है. ये रीजन है एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, जहाँ पर ये 2 डाइमर्स दिख रहे हैं, या ये इसको भी आप एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन कह सकते हैं, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है. दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर, जो सेल सरफेस के ऊपर है. उसके बाद सेकेंड रीजन है ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन, जहाँ पर ये कॉइलिंग दिख रही है, और थर्ड रीजन है साइटोप्लाज्मिक टेल, जो साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. तो ये 3 रीजन में बटा हुआ होता है एवरी TCR. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर TCR पर बहुत सारे हर T सेल पर करीब 10,000 से 30,000 तक एक तरह के ऑफ मोनोवेलेंट सिमिलर
आइडेंटिकल TCRs प्रेजेंट होते हैं, जो विच आर वेरी मच स्पेसिफिक आइदर फॉर MHC1 or for MHC2, deciding the type of T cell developing, either T helper cell or T cytotoxic cell, जिसके सब टाइप्स एक्टिवेशन के बाद होते हैं. So this is the positively charged amino acid. अब इनका जो ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन है, यहाँ पर जो पेप्टाइड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का इंपॉर्टेंस हमें एक्टिवेशन के समय देखेंगे. Another important factor is antigen combining site made up of juxtaposed V alpha and beta regions. तो अब यहाँ पे आ जाता है ये V क्या है. तो ये हम यहाँ पे अब इस में देखें, यहाँ पर देखें, this is the, अगर हम ये just now I have told कि दो मोनोमर के बने हुए होते हैं एक एक TCR. ये एक मोनोमर हो गया, ये दूसरा मोनोमर हो गया. तो ये मिल करके जब बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे हेटेरोडाइमर. अब इस हेटेरोडाइमर में दो चेन है. पहला चेन है अल्फा चेन, दिस इज द अल्फा चेन, और दूसरा है बीटा चेन. सो एक्चुअली TCR को हम दो तरह के कॉम्बिनेशंस में इनके हेटेरोडाइमर हो सकते हैं. पहला है अल्फा बीटा और दूसरा है गामा डेल्टा हेटेरोडाइमर कॉम्बिनेशन हो सकता है. But 95% combination is of alpha beta type, only 5% are of gamma delta type, और ये 5% जो gamma delta type हैं, these are, ये जो इस तरह के जो TCRs हैं, ये मोस्ट पॉसिबली ये लिपिड एंटीजन पर ज्यादा काम करते हैं, जबकि प्रोटीन एंटीजन आप जानते हैं ज्यादातर होते हैं जो ज्यादा जिन पर काम करने की जरूरत होती है. तो ये होते हैं 95%. पहला चीज ये हो गया. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों एग्जैक्टली एंटीबॉडी के लाइट चेन हेवी चेन की तरह ही यहाँ पर भी जो हेटेरोडाइमर के जो मोनोमर हैं, अल्फा के हों या बीटा के हों, ये दो भाग में बटे होते हैं, जिन वेरिएबल एंड कांस्टेंट. ये वेरिएबल अल्फा है, ये वेरिएबल बीटा है, ये कांस्टेंट अल्फा है, ये कांस्टेंट बीटा है. ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वेरिएबल अल्फा एंड कांस्टेंट अल्फा, वेरिएबल बीटा एंड कांस्टेंट बीटा, ये एक दूसरे से नीचे ट्रांस मेम्ब्रेन के ठीक पहले जुड़े हुए होते हैं बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड. और इसके अलावा भी ये हो गया, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, दिस इज इंट्रा बॉन्ड, सॉरी दिस इज इंटर बॉन्ड. इंटर मतलब बिटवीन, इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन द टू मोनोमर्स ऑफ द TCR. जबकि यहाँ पे इसके आगे के स्ट्रक्चर में, इसके आगे के स्लाइड्स में क्लियरली देखिएगा, यहाँ हम सब मेंशन करते हुए जा रहे हैं, बीच बीच में इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं. दीज आर इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, जो हर एक जो वेरिएबल रीजन में भी प्रेजेंट होता है, कांस्टेंट रीजन में भी प्रेजेंट होते हैं. नाउ दिस इज वन पॉइंट. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये जो हमने देखा था यहाँ पे, जो हम बताने चाह रहे थे आपको, कंबाइनिंग साइट मेड अप ऑफ जक्स्टापोज वेरिएबल अल्फा एंड वेरिएबल बीटा रीजन. ये जक्स्टापोज वेरिएबल रीजन्स आर, दैट इज, यहाँ पे हर हेटेरोडाइमर में दो रीजन, दो टर्मिनल एंड्स हैं. पहला है N टर्मिनल एंड, दिस इज N टर्मिनल एंड, और दूसरा जो एंड होता है दैट इज द C टर्मिनल एंड. ये अमाइनो ग्रुप हो गया. ये N इज फॉर अमाइनो ग्रुप, जिसको हम NH2 से डिनोट करते हैं, और ये C टर्मिनल एंड, इट कंटेन्स कार्बोक्सिल ग्रुप COOH. तो जक्स्टापोज मतलब एंटी पैरेलरली ये अरेंज होते हैं. यहाँ पर NH2 अगर है तो इसका जो एंटी पैरेलल साइड है, कॉम्प्लीमेंट्री साइड है, का जो हेटेरोडाइमर मोनोमर है, उस पर सिचुएटेड होगा ये N एंड इन फॉर्म ऑफ H2N. और यहाँ COOH है तो ये होगा HOOC. इससे ज्यादा डिटेल्स यहाँ समझाने का समय नहीं है. दिस इज द कंडीशन कॉल्ड एज juxtaposed condition, and this is, we have seen 30,000 identically specificity. So this is जो आगे हम देखने जा रहे हैं डिफरेंट स्लाइड्स में,
सॉरी, उसका जिस्ट यहाँ पे है। अब ये 15-16 स्लाइड्स हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, हर एक लाइन बहुत बार इसमें आपको रिपीटिशंस मिलेंगे, खासतौर से स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा। वर्सेस जो कंपैरिजन है टीसीआर और बीसीआर का, वो सब स्लाइड्स बहुत सारा है, वो आपके लिए हमेशा से जरूरी है। मैं बार बार आपको बताती आ रही हूँ कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एमसीक्यूज के लिए, हर एक लाइन। तो आप चाहें तो जाएं, नहीं चाहें तो ये अंडरस्टैंड समझ लें अच्छे से। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देख लिया ऑलमोस्ट हमने। सॉरी, बहुत ज्यादा खांसी सर्दी हो गई है। इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में इंट्रोडक्शन हमने देखा, ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ टीसीआर भी देख लिया। ये एंड है, अल्फा चेन है, बीटा चेन है, वेरिएबल बीटा, वेरिएबल अल्फा, उल्टा हमने अल्फा बीटा देखा था, यहाँ शुरू हुआ है बीटा एंड अल्फा से। तो दीज आर द कार्बोहाइड्रेट कार्बोक्सिल ग्रुप्स, कार्बोहाइड्रेट बॉन्ड्स यहाँ पर हैं, कार्बन के से अटैचमेंट के बॉन्ड्स हैं, इनके बारे में अभी हम कंसर्न नहीं है। ये हो गया कांस्टेंट बीटा, कांस्टेंट अल्फा, ये हो गया इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये हो गया इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन हो गया, और ये साइटोप्लाज्मिक टेल हो गया, ये एन टर्मिनल एंड हो गया, ये कार्बोक्सिल एंड हो गया। ये एक टीसीआर है। तो ये ऑलमोस्ट हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है टीसीआर CD3 कॉम्प्लेक्स, ये भी हम देख के आ रहे हैं, पिछले स्लाइड में भी और अभी भी हमने देखा कि टीसीआर अकेले सक्षम नहीं है ट्रांसडक्शन सिग्नल ट्रांसडक्शन जनरेट करने का। इसका एक्टिवेशन का क्या मतलब होता है, ये सब अगर आप बीसीआर को समझ करके आए तो आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी कि ये जो साइटोप्लाज्मिक टेल हैं, इनका काम होता है, ये अपने आसपास के हमने देखा था उसमें, वहां पर भी हेट्रोडाइमस अल्फा बीटा हेट्रोडाइमस हैं जो असिस्ट करते हैं बीसीआर को। यहाँ पर अल्फा बीटा चेन ही रिसेप्टर का काम कर रहा है, तो इनको डेफिनेटली इनको असिस्ट करने के लिए और भी हेट्रोडाइमस की जरूरत होती है जो काम करते हैं इन फॉर्म ऑफ CD3। तो ये तो हो गया यहाँ पे। अगर CD3 क्या है, अब हम सबसे पहले TCR CD3 कॉम्प्लेक्स बनेगा और एक्टिवेशन होगा TCR का, या T सेल्स एक्टिवेट होंगे और फर्दर सिग्नल जनरेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन, और T सेल एक्टिवेट करके आगे का काम करेगा। तो उसके लिए ये टीसीआर का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। ये टीसीआर का अल्फा मोनोडाइमर है और ये टीसीआर का बीटा मोनोडाइमर है। इसकी जगह पे गामा डेल्टा भी हो सकता है जो कम होता है, ये हम देखते हुए आ रहे हैं। ये एंड है, दिस इज, इसको हम फिर से नहीं देख रहे हैं, ये हम फटाफट बना रहे हैं। ये एन वेरिएबल, ये दिस इज वेरिएबल रीजन, दिस इज कांस्टेंट रीजन, ये अल्फा का है, ये बीटा का है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। तो ये तो हम देख करके आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं टीसीआर। सो सॉरी, CD3 क्या है? CD3 मॉलिक्यूल इज अगेन अ लार्ज हेटेरोडाइमर पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल जो जिनमें 6 स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, विच आर, ये डिफरेंटली कंबाइंड रहते हैं, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हर जगह आ रहा है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ये अल्फा बीटा जीन्स जो हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के टाइप्स हैं जो अलग अलग जगह अलग अलग तरह के होते हैं, और अलग अलग इनके आइसोटाइप्स भी रहेंगे और अलग अलग काम करेंगे। अभी एक और जगह अल्फा बीटा आने जा रहा है। हम देख चुके अल्फा बीटा बीसीआर में आया था, अल्फा बीटा टीसीआर में आया है, अब अल्फा बीटा CD3 में भी आ रहा है। इसीलिए CD3 में कंफ्यूजन थोड़ा कम हो, तो इसलिए आगे हम CD3 के जो हेटेरोडाइमर्स देखेंगे उनको हम गामा एप्सिलॉन एंड डेल्टा एप्सिलॉन के रूप में देखेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा बोलने से कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहले हम देख रहे हैं 6 टाइप ऑफ प्रोटीन हमने देखा था कि CD3 के हेटेरोडाइमर्स और होमोडाइमर्स 3 तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, या 3 तरह का कॉम्बिनेशंस होता है। 2 हेटेरोडाइमर होते हैं, एक मोनोडाइमर होता है, ये तीनों मिल करके CD3 बनाते हैं। और इन तीनों में ऑल टुगेदर 6 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का कॉम्बिनेशन इसके साथ भी होता है,
अल्फा के साथ, बीटा के साथ, गामा के साथ, डेल्टा के साथ हेटेरोडाइमर बनाते हैं. देन आर द जीटा एंड ईटा. 1 2 3 4 5 6 7. एक्चुअली ये ईटा जो है, ये कॉम्बिनेशन जो जीटा ईटा का जो कॉम्बिनेशन है वो नॉन फंक्शनल सीडीआर बनाता है, वो हम आगे देखेंगे. तो ये जो चार, सो ऑल टुगेदर 6 ही ज्यादातर बोलते हैं, ये जो 7th है दिस इज नॉट सो मच सिग्निफिकेंट. अब ये CD3 के कॉम्प्लेक्सेस का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख लें. अगर हम थोड़ा सा कलर डिफरेंट करें तो एज आई हैव टोल्ड यू CD3 में 2 हेटेरोडाइमर्स होते हैं. एक हेटेरोडाइमर इस तरफ रहेगा, दिस इज गामा एप्सिलॉन. ये उसका एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट हो गया, ये सेलुलर डोमेन हो गया, ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट हो गया, और ये हो गया साइटोप्लाज्मिक टेल, जो कंपैरेटिवली काफी लंबा होता है क्योंकि इन्हीं का काम है इस छोटे से टेल को एक्टिवेट करना. तो एक हेटेरोडाइमर हो गया CD3 का. दूसरा हेटेरोडाइमर इस तरफ रहेगा, दोनों साइड से इनको इस TCR के दोनों तरफ रहते हैं. दिस इज अगेन द सेकंड. दिस यहाँ पे गामा एप्सिलॉन है, दिस विल बी डेल्टा एप्सिलॉन हेटेरोडाइमर. ये इसका डाइसल्फाइड रीजन हो गया, यहाँ पे डाइसल्फाइड से बॉन्ड होगा. इंट्राचेन इंट्रा डाइसल्फाइड यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पे ये भी डाइसल्फाइड से जुड़े हुए होंगे. ये ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट हो गया. इनका चेन लंबा है, बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं फिर भी काफी लंबा हो रहा है. इसके पॉइंट्स आपको साइंटिफिकली, पॉइंट्स जो आपको लिखने के लिए चाहिए होंगे वो सारे आपको अगले जितने आगे के स्लाइड्स हैं उनमें मिल जाएंगे. सो दिस इज अगेन दिस इज डेल्टा एप्सिलॉन, गामा एप्सिलॉन. और एक तीसरा डायमर है जो अभी हम लोगों ने देखा, जो जीटा जीटा मोनोडाइमर है. एज आई हैव टोल्ड यू, दिस इज द जीटा जीटा मोनोडाइमर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. इसका दिस इज जीटा, दिस जीटा जीटा, ये मोनोडाइमर है, सॉरी होमोडाइमर है. जैसा हमने बताया, दीज आर द 2 हेटेरोडाइमर्स जो बने हुए हैं 2 मोनोडाइमर के, और ये है होमोडाइमर. इसमें यहाँ पे डेल्टा एप्सिलॉन 2 तरह की चेन है, इसमें भी 2 तरह के चेन है, डेल्टा एप्सिलॉन, गामा एप्सिलॉन. जबकि यहाँ पर एक ही तरह का चेन है, दैट इज दिस इज द होमोडाइमर, नॉट मोनोडाइमर. होमोडाइमर, डाई 2 चेन यहाँ भी हैं, पर ये दोनों जीटा जीटा के हैं. और इसी में जीटा ईटा का एक हेटेरोडाइमर और कभी कभी रिपोर्ट किया गया है, बट इट इज सेड, ये देखा गया कि बहुत फंक्शनल नहीं होता है या बहुत कम होता है. सो जीटा ईटा कॉम्बिनेशन इज वेरी लेस और नेग्लिजिबल और नॉन फंक्शनल. तो ऑल टुगेदर 6 प्रोटीन्स हैं जो कंबाइन करते हैं इन फॉर्म ऑफ द हेटेरोडाइमर्स. एंड नाउ अब यहाँ पे हमने देखा था कि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये ट्रांसमेम्ब्रेन जो TCRs के हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट, यहाँ के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. और ये जो हेटेरोडाइमर एंड होमोडाइमर्स हैं, इनका जो ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन है ये नेगेटिवली चार्ज होगा. तो अब ये कंबाइन करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होगा. यू नो, इस तरह के कॉम्बिनेशन से सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए एक्टिवेशन होगा कुछ मॉलिक्यूल्स का, which are mainly situated on these long tails. ये जो लॉन्ग टेल्स हैं हेटेरोडाइमर और होमोडाइमर्स के, इनके लॉन्ग टेल्स पर कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज, ये पहले भी हम देख करके आ रहे हैं, ITAM. और ARAM, ये M stands for motifs. This is immuno tyrosine amino acid motifs और अमाइनो एसिड रिसेप्टर एक्टिवेशन मोटिव्स. ये दोनों मोटिव्स ये बने हुए होते हैं. इन मोटिव्स की सहायता से
सॉरी, ये जो मोटिव्स हैं, इन मोटिव्स की सहायता से यहाँ पर एक सिग्नल ट्रांसडक्शन जनरेट होता है, सिग्नलिंग जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ, यहाँ इन सब जगह पे ये जो मोटिव्स हैं ये इन चारों टेल पर प्रेजेंट होंगे, बल्कि 6 टेल पर प्रेजेंट होंगे, होमोडाइमर के भी और हेटेरोडाइमर के भी। और ये मोटिव्स का काम होता है, यहाँ पे टायरोसिन एसिड रेसिड्यू होता है, अमाइनो एसिड रेसिड्यू होता है, जो जा करके ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉम्बिनेशंस कंबाइन करते हैं, और इस कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर LRR कोलेस्ट्रॉल रिच कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन लिपिड रैप रेसिड्यूज के साथ ही कंबाइन करके टायरोसिन काइनेज यहाँ पर जनरेट होता है, जिसकी वजह से दिस टायरोसिन काइनेज, इस ITM का टायरोसिन, यहाँ पे दिस इज T स्टैंड्स फॉर टायरोसिन अमाइनो एसिड रेसिड्यू, ये एक्टिवेट करता है टायरोसिन अमाइनो एसिड को, और ये टायरोसिन अमाइनो एसिड हेल्प करता है जनरेट करने में, ये जो कॉम्बिनेशन है प्लस और माइनस का, ये एक्टिवेशन के समय हम देखेंगे। तो दिस इज द TCR-CD3 कॉम्प्लेक्स। बहुत शॉर्ट में बोल कर कह के भी काफी लंबा होता जा रहा है, बट आई थिंक अब आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये हो गए TCR-CD3 कॉम्प्लेक्स बन गया, बट अभी भी हमने देखा था कि TCR फंक्शनल कब होता है, चाहे वो T हेल्पर सेल बनाएगा, चाहे वो T साइटोटॉक्सिक या T किलर सेल बनाएगा, तो उसके लिए को रिसेप्टर्स रिक्वायर होते हैं। These co-receptors are already we have seen, जिनको हम accessory molecules या co-receptors कहते हैं। These are already बहुत बार हम देख चुके हैं, CD4 and CD8। तो this CD4 अब यहीं इसी एक जगह पे हम आपको बता रहे हैं, TCR पर, एक्टिव TCR पर या तो CD4 होगा या CD8 होगा, बट हम यहाँ स्ट्रक्चर बहुत शॉर्ट में आपको CD4 और CD8 का एक साथ बता रहे हैं। CD4 is a monomer। इसमें 4 डोमेन होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, D1, D2, D3, D4। इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, ये करीब करीब 50 के आसपास किलो डाल्टन का इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, 49 तक जा सकता है, काफी मतलब कंपैरेटिवली हाई होता है। इसके बाद ये यहाँ पर इनका इंट्रा चेन से ये जुड़े हुए होते हैं, एक इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, 2 इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड, तीसरा इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड चौथा इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड। उसके बाद ये पोर्शन आता है एक्स्ट्रा सेलुलर, ये ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन है, और उसके बाद साइटोप्लाज्मिक टेल है। सो दिस इज CD4। इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो आगे के स्लाइड में मैंने दे दिए हैं। ये CD4 यहाँ पर ये बने हुए होते हैं सिंगल चेन के, और ये डेवलप करते हैं फ्रॉम क्रोमोसोम 12 ऑफ दिस न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम 12 पर ये प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोजेक्टेड होते हैं सरफेस पर जब एक्टिवेट होते हैं। तो दिस इज CD4 एंड CD8 इज द अगेन नाउ इट इज, इस पर सिंगल डोमेन होता है, लॉन्ग ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन होता है, साइटोप्लाज्मिक टेल होता है, और ये इनमें एक इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़े हुए होते हैं। दिस इज CD1। इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, 37 to 43 मॉलिक्यूलर वेट इन किलो डाल्टन इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। और इनमें एक ये 2 डायमर, ये दिस इज ये हेटेरोडाइमर भी हो सकते हैं, होमोडाइमर भी हो सकते हैं। इनमें डेल्टा चेन और बीटा चेन होता है, बीटा सिलेक्शन एंड डेल्टा बीटा कन्वर्शन से ये बनते हैं। ये अल्फा बीटा होगा तो ये हेटेरोडाइमर हो गया, अल्फा अल्फा होगा या बीटा बीटा होगा तो होमोडाइमर हो गया। तो दिस इज CD8। Basically, this is the entire structure of a TCR. In the coming slides now, we are going to this is the quickly go on looking into these slides। ये slides आप देखते चले जाइए, इनके points के बारे में अब हम discuss यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। This is the difference जो अभी हम देख करके आ रहे हैं। So this is the CD4, ये CD4 है,
This is CD4 कोरिसेप्टर एंड दिस इज CD8 कोरिसेप्टर। ये मैंने पहले ही बताया आपको कि मेरा डायग्राम भी और राइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादातर चाहते हैं कि कुछ डायग्राम्स आपको, रेडीमेड डायग्राम्स जो कट पेस्ट करके समझने में आपको सुविधा होगी। तो ये CD3 के कॉम्प्लेक्स के हेट्रोडाइमर मोनोडाइमर्स हैं। दी जीटा चेन्स, इनको एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था। ये होमोडाइमर्स हो गए, ये एक हेट्रोडाइमर, दूसरा हेट्रोडाइमर और ये तीसरा होमोडाइमर, और ये CD4 है। तो नेचुरली ये जो टी सेल होगा, जहाँ पे इस तरह का TCR होगा, वो होगा टी हेल्पर सेल। CD4 ये कंबाइन करेगा MHC2 कॉम्प्लेक्स के साथ, एंटीजन का MHC2 कॉम्प्लेक्स। ये चीज हम पहले भी देख करके आ रहे हैं जब हमने टी सेल के टाइप्स एंड फंक्शंस देखे थे। एंड दिस इज द CD8, ये कंबाइन करेगा एंटीजन के MHC1 कॉम्प्लेक्स से, कोस्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल या पेप्टाइड बॉन्ड, स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड है, और ये TCR प्रेजेंट होगा ऑन सरफेस ऑफ T साइटोटॉक्सिक और C किलर सेल। सो दिस इज, बाकी के सब हम देख चुके हैं। ये MHC मॉलिक्यूल है, ये TCR है, ये CD3 कॉम्प्लेक्स है। अब ये मिलेंगे तो इस तरह का सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा। तो इसी तरह का डायग्राम आप यहाँ इसके लिए भी बना सकती हैं, CD4 के लिए भी, यहाँ CD8 की जगह। ये आप देख रही हैं, सिंगल डोमेन है और ये टेल पोर्शन है। नाउ दिस सिग्नल ट्रांसडक्शन इज generating here. This is the structure. Now this is the basic differences between the CD4 and CD8 कोरिसेप्टर्स। इनका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैंने बताया था वो कहीं कहीं मुझे वही फैक्ट मिला है, कहीं ये फैक्ट मिला है। सो दे आर, बट ये सही है कि इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। ये क्रोमोसोम 12 पर जनरेट होता है, ये क्रोमोसोम 2 पर डेवलप करता है। इसमें ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का होता है। इनमें 4 डोमेन्स होते हैं। इसमें सिंगल एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है, 3 सेरीन रेसिड्यूज अमाइनो एसिड्स के। ये इसमें भी छोटे साइटोप्लाज्मिक टेल हैं और यहाँ पर भी छोटे साइटोप्लाज्मिक टेल्स हैं। So this is the basic difference. Again, the same diagram I have given you. Now in the further, ये TCR स्ट्रक्चर के पॉइंट्स को मैंने कोशिश की है कि इसमें जितने भी TCR के स्ट्रक्चर के डायग्राम से उन सबको मिला करके बहुत बेसिक पॉइंट। सो दिस स्लाइड इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इस स्लाइड का आप हर एक पॉइंट को अपने नोट के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। Now this is the function of TCR. अब ये आप इस these are the languages, again I'll tell you, ये सारे स्ट्रक्चर्स हम देख चुके हैं। इनको लैंग्वेजेस में आप डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट, इसी सब के लिए मैंने स्लाइड्स को रखा हुआ है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जिस पर अभी तक हम नहीं आ पाए। द वेरिएबल डोमेन ऑफ बोथ TCR अल्फा चेन एंड बीटा चेन ईच हैव 3 हाइपर वेरिएबल और कॉम्प्लीमेंटारिटी डिटरमाइनिंग रीजन CDRs। 3 तरह के हाइपर वेरिएबल या कॉम्प्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग CDRs होते हैं। This is also an additional area of hyper variable. There is, sorry, ऑल टुगेदर 4 तरह के CDRs रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें कि जो चौथा HV4 जो है हाइपर वेरिएबल बीटा चेन, ये बीटा चेन पर ये 4th मॉलिक्यूल होता है, बट इट इज सेड टू बी नॉर्मली नॉन एक्टिव। इसी को ये भी हो सकता है कि ये जो जीटा ईटा चेन का कॉम्बिनेशन के साथ जो हमने देखा था, एक रीजन हो सकता है कि यहाँ पे CDR ये होते हों। इट इज रेस्पॉन्सिबल, दिस CDR is responsible for mediating the interaction between APCs and TCRs. तो ये CDR के बारे में हो गया, जो हम अभी जितना हमने देखा उसमें नहीं देखा था। और ये है CD3 सिग्नल ट्रांसडक्शन कॉम्प्लेक्स, अब इस तरह से पूरा बन गया। अब और भी कुछ CDR2 भी हैं, CDR4 भी हैं, एंड ये तो हम पहले से देख के आ रहे हैं कि B7 है सरफेस मॉलिक्यूल्स में, CD19, 21, 81, CD220,
बहुत सारे सरफेस मॉलिक्यूल्स का ग्रुप है जो सरफेस प्रोटीन्स में हम देख चुके हैं। नाउ हियर इज टीसीआर वर्सेस बीसीआर, ये भी हम देख चुके हैं अभी। नाउ अगेन दिस इज द टीसीआर रिसेप्टर्स, इसके जो शॉर्ट में स्ट्रक्चर्स हैं पॉइंट वाइज। अगेन आप टेलिंग यू कि ये स्लाइड्स को आपको अपने नोट्स के लिए लीजिए, डायग्राम्स के लिए लीजिए। एक डायग्राम और मुझे आपको दिखाना है, इसमें एक और, ये इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बेस्ड ऑन इनिशियल रिसेप्टर ट्रिगरिंग मैकेनिज्म द टीसीआर बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ नॉन कैटालिटिक टायरोसिन फॉस्फोरिलेटेड रिसेप्टर्स, द एनटीआरस। टायरोसिन अमाइनो एसिड के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं आईटीएम के समय। नाउ दिस इज द टीसीआर स्ट्रक्चर कंपैरिजन एंड CD3 कॉम्प्लेक्स। ये टीसीआर का स्ट्रक्चर है, ये टीसीआर और बीसीआर का कंपैरिजन है। दिस इज टीसीआर कॉम्प्लेक्स एंड ये एक इंपॉर्टेंट अगेन सी, यही सब चीजें। अब ये है अल्फा चेन एंड बीटा चेन। अगर आपको बीसीआर याद होगा तो वहां पर भी जो लाइट और हेवी चेन्स पर वेरिएबल रीजन्स हैं, उन वेरिएबल रीजन्स में आपको याद होगा VH GH और VH DH एंड JH रीजन्स थे, वहां पे रीजन्स थे। टीसीआर में ये जीन्स हैं हेवी चेन पे के वेरिएबल रीजन में। अल्फा में सिर्फ 2 जीन्स होते हैं, V एंड J, वेरिएबल एंड जॉइनिंग, जबकि बीटा चेन में 3 वेरिएबल रीजन, 3 जीन्स होते हैं, वेरिएबल, डाइवर्सिटी एंड जॉइनिंग जीन्स। और ये जीन्स एक्टिवेट करने में, टीसीआर को एक्टिवेट करने में और MSC2 कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करने में, एंटीजन से बाइंडिंग में बहुत हेल्प करते हैं। नाउ दिस इज अगेन द कॉम्प्लेक्स जो हम देख करके आ रहे हैं। इसमें ये ITMA में ये दिस इज, इस स्लाइड, इस वीडियो को सॉरी इस स्लाइड का बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ कितने कितने अमाइनो एसिड्स चेन हैं, ये आपको इस डायग्राम से बहुत क्लियरली मिलेगा। मोटिफ जो ITM मोटिफ या ARM मोटिफ्स जो होते हैं, उन वो बने हुए होते हैं 143 अमाइनो एसिड्स के अलग अलग तरह में। जैसे ये होमोडाइमर में 143 हैं, यहाँ पे एक 160 है, 185 है, 185 है। कहीं कहीं पे आप देखिएगा दूसरे तरह के जो ये जो गामा एप्सिलॉन एंड डेल्टा एप्सिलॉन है, इनकी जगह अल्फा एप्सिलॉन एंड बीटा एप्सिलॉन में more than 200 amino acids के भी molecules हैं। So these are the diagrams, these can help you the structures and functions में। ये ARM ITAM के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, and this is the final, ये सारे so I think this will help you। काफी लंबा हो गया है, बट आई थिंक TCR के बारे में सारे इंफॉर्मेशन इसमें है। इसके बाद के वीडियो में पहले हम टी सेल एक्टिवेशन और डिफरेंशिएशन के पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, जैसा मैंने पहले किया था, ओनली टीसीआर कॉम्प्लेक्स के बारे में, और कैसे टीसीआर का स्ट्रक्चर क्या है। और CD3 के बारे में अब वहाँ डिटेल्स हम नहीं बताएंगे, सिर्फ ये मेंशन करेंगे कि ये CD3 से कंबाइन करता है। सो ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि वैसे भी वीडियोस आपको हिंदी में दे सकूं जो बहुत कम मुझे दिखे हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and help me to grow it. Thank you. Press the bell icon to get notifications of upcoming videos.